हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एटलस कंप्यूटर अड्डा के चैनल। मेरा नाम है दीपक पाठक। आप सभी मुझसे बायोलॉजी की क्लासेस को डेली ले रहे हो, डेली मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा था, तो देखिए अभी हम लोग जो है सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि कोशिका के अंगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उन कोशिका के अंगों के बारे में अगर हम देखें तो अभी तक हमने कौन कौन से कोशिकांगों को कंप्लीट कर लिया, कौन कौन से कोशिकांगों को, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली को हमने क्या किया है, पूरी तरीके से समझा, पढ़ा। और अभी कौन कौन सी ऑर्गेनेली जो है अभी यहाँ पे बाकी है। देखिए, हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में पूरा कंप्लीट समझाया, न्यूक्लियस के बारे में हमने आपको समझा रखा है। मैंने यहाँ पे एक जो द्रव्य भरा है, यहाँ पे एक जो लिक्विड भरा है, इसके बारे में, अर्थात मैंने इस साइटोप्लाज्म के बारे में आपको समझा दिया है। मैंने आपको क्या किया है, साइटोप्लाज्म के बारे में भी समझाया है, ठीक है। और अगर बातें की जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा होगा, राइबोसोम। मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताया, हमने आपको डीएनए आरएनए के बारे में बताया पूरी तरीके से, जो डीएनए में प्रेजेंट होता है और कुछ सेल ऑर्गेनेली में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी ये डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने अभी डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा। तो आज के वीडियो में फिर से हम उसी किसी एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह जो है सेल, इस पूरे सेल में इसका क्या काम है, इसका पूरा क्या फंक्शन है। तो मुख्य रूप से अगर आज देखा जाए तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है और इसका किसी भी कोशिका में काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सभी को हम समझाएंगे। और एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका नाम है लाइसोसोम, इसके बारे में भी मैं आपको आज समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में आप दो सेल ऑर्गेनेली के बारे में समझोगे, एक जो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका जो है लाइसोसोम, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग समझते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है और लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि इस सेल में आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस सेल में आपको यह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको समझना है कि इसकी खोज किसने की है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, देखिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज जो है कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1857 में, और वो भी इंसेक्ट में एक कीड़ा था, उसमें क्या किया था इन्होंने, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा। अर्थात कोलिकर ने क्या किया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड अल्टमैन ने, पहले इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, रिचर्ड अल्टमैन ने कहा कि इसका नाम जो है बायोप्लास्ट। रिचर्ड अल्टमैन ने क्या कहा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है, बायोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद कार्ल बेंडा भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। आज जो हम सभी लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, इसका नाम, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताओगे कार्ल बेंडा ने क्या किया था, इसका नाम दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, कार्ल बेंडा ने। खोज किसने की थी, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। बायोप्लास्ट के बारे में किसने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, तो रिचर्ड अल्टमैन ने कहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंसले, एक साइंटिस्ट थे बेंसले, जिन्होंने क्या किया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ना, तो लीवर सेल, इन्होंने लीवर सेल लिया और उस लीवर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालने का श्रेय सबसे पहले किसके नाम जाता है, वो जाता है बेंसले, ठीक है। बेंसले ने क्या किया था कि एक लीवर सेल थी और इस लीवर सेल में पाई जाने वाली एक छोटी सी कोशिकांग जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको इन्होंने क्या किया था, बाहर निकाल करके इसके बारे में स्टडी अर्थात अध्ययन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका एक नाम और है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और है, वह क्या है, कॉन्ड्रियोसोम। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि कॉन्ड्रियोसोम क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही
कांड्रियोसोम कहते हैं। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि जो एक्चुअल मीनिंग होती है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हम लोग को पता है, लेकिन अभी मैं बहुत सारे बच्चों से पूछ लूं कि ये कांड्रियोसोम क्या होता है, तो उनको इसके बारे में नहीं पता होगा कि कांड्रियोसोम मुझे नहीं पता है, जबकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो आप इतना ध्यान देंगे कि कांड्रियोसोम को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया बोले और चाहे वो कांड्रियोसोम बोले। ठीक है, जिस प्रकार गांव में क्या होता है, गांव में एक लोकल नाम होता है और एक ओरिजिनल वाला जो स्कूल स्कूल में चलता रहता है। तो लोकल नाम आप बुलाओगे तब भी वही बच्चा है, और ओरिजिनल नाम उसका जो है, जो उसके स्कूल में चलता आ रहा है, उसके उससे बुलाओगे तब भी वही बच्चा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से कुछ लोकल नेम भी होते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि इसको सेल विद इन सेल कहते हैं। सेल के अंदर सेल। अरे ये सेल के अंदर सेल का मतलब क्या होता है? देखिए आप इस बात को जरा समझिए कि सेल के अंदर सेल, सेल विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं। देखिए हमने आपको अभी बताया कि सेल के अंदर यह एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर एक सेल पाई गई, सॉरी इस कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया गया जिसको हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, तो इसको फिर सेल विद इन सेल क्यों कहते हैं? देखिए इसको सेल विद इन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यह डबल दो लेयरों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और जिस तरीके से आप इस सेल में देख रहे हो डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार खुद का डीएनए जो होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी प्रेजेंट होता है। खुद का डीएनए जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जिस तरीके से इस सेल के पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसलिए यह भी एक सेल की ही भांति लगती है, यह भी जो है एक कोशिका की तरह ही वर्क करती है, इसलिए इसको सेल विद इन सेल कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेल विद इन सेल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर के बारे में बात करें, तो अगर वो माइक्रोमीटर में आपसे पूछे तो आप 0.1 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर के बीच में बताओगे। जो भी आपके ऑप्शन में, जो भी आपका जो एग्जाम होगा उसमें ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शंस को देख करके अगर वो डायमीटर माइक्रोमीटर में पूछा है तो आप 0.1 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर के बीच में बताओगे कि इसकी डायमीटर है, इसका डायमीटर है। ठीक है, आगे अगर लेंथ के बारे में पूछता है माइक्रोमीटर में तो आप 1 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में इसकी लेंथ बताओगे। लेकिन अगर वो मिलीमीटर में पूछ लिया है आपसे लेंथ तो आप 7 मिलीमीटर बताओगे। ठीक है, अगर मिलीमीटर में पूछेगा तो आप 7 मिलीमीटर बताओगे, और अगर वो डायमीटर को मिलीमीटर में पूछेगा तो आप 0.5 मिलीमीटर बताओगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। ठीक, चलिए आगे इसमें हमने आपको अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। जिस प्रकार किसी सेल के पास डीएनए होता है, उसी प्रकार इस ऑर्गेनेली के पास, इस कोशिकांग के पास भी क्या होता है, डीएनए होता है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों सेल में देखें तो सिर्फ ऐसे दो ही ऑर्गेनेलीज होती है, दो ही कोशिकांग होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। एक जो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके पास होता है, और दूसरा अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आगे हम आपको बताएंगे इसका फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का, तो उसमें भी उसके पास खुद का डीएनए होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, यह डीएनए किस फॉर्म में होता है, तो आप बताएंगे कि ये सर्कुलर, इसका शेप कैसा होता है, तो वो सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, वो सर्कुलर शेप में क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हमने ये लिख रखा है कि कभी कभी एग्जाम में जो है यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी हर सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सेल में इनकी क्वांटिटी इक्वल हो। ठीक है, जैसे लीवर सेल है,
स्पर्म सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ये जो डिफरेंट टाइप मल्टी सेलुलर आपकी बॉडी है, बहुत सी कोशिकाओं से जो आपका शरीर निर्मित है, तो हर कोशिका में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। लेकिन माइटोकांड्रिया जो होता है हर कोशिकाओं में समान नहीं होता, इनकी संख्या हर कोशिकाओं में समान नहीं होती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिला है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि शुक्राणु कोशिका जो होती है, मानव स्पर्म जो होता है, उसमें माइटोकांड्रिया की संख्या 25 होती है। माइटोकांड्रिया की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है। अगर किडनी सेल की बात करें तो किडनी सेल में 300 से 400 माइटोकांड्रिया देखने को मिले हैं। ठीक है। और लीवर सेल की अगर बात करें तो लीवर सेल में माइटोकांड्रिया की जो संख्या है वह 1000 से 1600 देखने को मिलती है। माइटोकांड्रिया हमने बताया कि हर सेल में प्रेजेंट है, लेकिन हर सेल में इनकी संख्या समान नहीं होती है, या किसी सेल में ज्यादा तो किसी सेल में कम होते हैं। उसी प्रकार हमने आपको यहाँ पे बताया कि लीवर सेल जो है, मानव की जो लीवर है, मानव का जो यकृत है, इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स हैं उसमें माइटोकांड्रिया की संख्या जो है वह 1000 से 1600 के बीच में होती है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे हमने ये लिख रखा है कि माइटोकांड्रिया जो है वह डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, वह दो परतों से मिलकर बनी है। जैसे मैं एक रोटी ले लिया और ये दूसरी रोटी ले लिया, दोनों रोटियों को मैंने आपस में क्या किया? चिपका दिया। तो आप अब इससे निर्मित जो भी है, ये डबल लेयर है ना, एक लेयर ये और एक लेयर ये। इसी तरीके से माइटोकांड्रिया जो होती है वह डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। वह क्या होती है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाता हूं, बस अभी आप यहाँ पे ये समझेंगे कि जब ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इनके बीच में एक लेयर और ये दूसरी लेयर, इन दोनों लेयर को मैं कितना भी आपस में चिपका दूं, लेकिन इनके बीच में क्या होता है? कुछ ना कुछ गैप होता है। ठीक है। इस गैप के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताओगे? 6 से लेकर के 8 नैनोमीटर के बीच में ये गैप होती है। तो माइटोकांड्रिया की जो दो लेयर्स होती हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर, उनके बीच में जो गैपिंग होती है वह कितनी होती है? वह 6 से लेकर के 8 नैनोमीटर के बीच में होती है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है। चलिए, एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा और याद रखेंगे कि आपको ये पता है कि प्लांट सेल जो पादप कोशिकाएं हैं, जो पादप कोशिकाएं हैं और जो जंतु कोशिकाएं हैं, इन दोनों में ही माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे पादप कोशिका लिख दिया, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, और यहाँ पे हमने एनिमल सेल लिख दिया अर्थात जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। तो आप मुझे जरा ये बताओ, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में ही माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होगा? बताओ, दोनों में ही माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होगा? अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि पादप कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया की संख्या ज्यादा होती है या फिर जंतु कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, तो आप क्या बताओगे? जरा बताओ। तो आप कहोगे कि सर एनिमल सेल में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती, एनिमल सेल जो होता है, जंतु कोशिका जो होती है, उसमें माइटोकांड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया की संख्या जो होती है, वो पादप कोशिकाओं में जो माइटोकांड्रिया होता है इसकी संख्या कम होती है। इस बात को आप याद, यहाँ पे हमने लिखा है कैसे कि नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया इन एनिमल सेल, नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया इन एनिमल सेल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया इन प्लांट सेल, नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया इन प्लांट सेल। इस बात को आप याद रखोगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि आपसे इस नंबर के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप जरूर याद रखोगे। बस इतनी सी बात अगर आप इस माइटोकांड्रिया के बारे में याद रखोगे तो मैं श्योर कह रहा हूं कि यही से क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब इस माइटोकांड्रिया के फंक्शन के बारे में समझते हैं कि भाई ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट तो है, लेकिन इसका काम क्या है? अब आपको पता है कि सेल जो होता है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, इन सभी का क्या होता है? कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। बिना काम का यहाँ पे कोई नहीं होता।
सारे लोग जो होते हैं वो काम के होते हैं, इनका कुछ ना कुछ जरूर काम होता है। तो उसी प्रकार अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में उपस्थित है, तो क्या इसका क्या काम है इसमें, इस बात को आप समझिए। देखिए यहाँ पे यह माइटोकॉन्ड्रिया है, हमने क्या किया, उस कोशिका से इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर कर लिया। क्यों? हम अब उसको समझना चाहते हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनी है और इसका फंक्शन क्या है, इसलिए हमने क्या किया, उस सेल से इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर कर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यह है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या दिख रहा है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दो लेयर दिख रही है। एक लेयर देखो ये बाहर वाली है, आउटर लेयर, तो आप कहोगे कि सर ये बाहर वाली लेयर है, आप इसको नाम दे दो आउटर लेयर, आउटर, हिंदी में इसको कहेंगे बाहरी परत, बाहरी परत, बाहरी परत। और एक लेयर आप ये देख रहे हो जो अंदर है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से फोल्डेड है। अब ये क्यों फोल्डेड होता है इसके बारे में अभी आपको समझाता हूं कि एक लेयर देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी वाली लेयर है, जो आउटर लेयर है, वो कुछ इस तरीके से है, और एक लेयर अंदर है, जो एक लेयर क्या है, अंदर है, जो इस तरीके से क्या है, फोल्डेड है, जो इस तरीके से क्या है, फोल्डेड है। ठीक है, आप मुझे जरा एक बात बताओ, हमारे पास इतना बड़ा सा तार है, अब इस तार को मुझे इतने में क्या करना है, रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को अच्छे से लपेट दें, तो इसकी क्या होगी, एरिया, सरफेस एरिया इसकी कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो, जो इतने में आया था मैंने उसको इतने में कर दिया। तो कहने का मतलब कि इस लेयर की सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यह लेयर इस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि इस लेयर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। इस लेयर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इसका काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ आप इतना भी ये समझिए, यह लेयर जो है जो इस तरीके से फोल्डेड है, तो इस फोल्डेड लेयर का यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, अब वो किस लिए जरूरत है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्यों जरूरी है, देखिए। तो एक लेयर जो बाहर वाली है इसको क्या बोलोगे आप, आउटर लेयर, और जो अंदर वाली लेयर दिख रही आप इसको क्या बोलोगे, इनर लेयर, इनर लेयर। ठीक है, आप इसको इनर लेयर बोलोगे। अब आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में गैप होता है, आप इसको बोलोगे कि सर ये गैप जो है 6 से 8 माइक्रोमीटर के बराबर हो। ठीक है, नैनोमीटर, सॉरी, यह जो है वो नैनोमीटर के बराबर। ये देखिए 6 से लेकर के 8 नैनो। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये है कुछ इसका स्ट्रक्चर। अब जरा समझिए इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए किसी भी सेल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज कैसे बनता है, पहले आप जरा सेल देखिए, ये है सेल, कोशिका, यह क्या है, एक सेल। अब इस सेल में आपको दो प्रकार की सेलों के बारे में पढ़ना है, एक तो पादप कोशिका, एक तो पादप कोशिका, और दूसरी जंतु कोशिका, जंतु। ये इसका सेल है और ये इसका। ठीक है, देखिए इस सेल को जो ग्लूकोज मिलता है फॉर जनरेटिंग एटीपी, एटीपी के निर्माण के लिए इसको जो ग्लूकोज मिलता है, तो हम सब जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं, वही क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारी सेल को ग्लूकोज मिल गया, लेकिन इस ग्लूकोज से ही सिर्फ एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, यह ग्लूकोज भी ब्रेक होता है, और इसको ब्रेक करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। पहले आप जरा ये समझो कि जंतु कोशिकाओं में जो ग्लूकोज मिलता है वो बाई फूड मिल जाता है आपको, जो आप विभिन्न प्रकार के पदार्थ खाते हो वहां से जो ग्लूकोज मिलता है, तो इस सेल को तो ग्लूकोज जो है आप जो फूड ले रहे हो, पदार्थों को ले रहे हो उससे। और इसको क्या होता है, ये जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इन पादप कोशिकाओं को भी तो ग्लूकोज मिलता है। अरे कैसे मिलता है भैया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो
तो देखो भाई, हमने आपको बताया कि ये जो कोशिका होती है, ये दो प्रकार की कोशिका है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। इन दोनों ही कोशिकाओं में ग्लूकोज, इस कोशिका में भी ग्लूकोज आएगा, इस कोशिका में भी ग्लूकोज आएगा। ठीक है, तो इस कोशिका में ग्लूकोज कैसे आएगा? जो आप खाना खाओगे उससे क्या आ जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन इस पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज कैसे आता है? यह फोटोसिंथेसिस का क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, उससे इसको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज, इसका मतलब कि सेल के अंदर ग्लूकोज आ चुका है। चलिए भाई, सेल के अंदर ग्लूकोज आ चुका है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह सेल है, यह क्या है? एक सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या आ चुका है? ग्लूकोज आ चुका है। तो क्या आपको एनर्जी मिल जाएगी? क्या सभी जो हमारे कोशिकांग हैं, जिनको एनर्जी की जरूरत है, क्या उनको एनर्जी मिल जाएगी? बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी। अरे एनर्जी कब मिलेगी? जब ये ग्लूकोज ब्रेक करेगा, जब ये ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, अब ये कैसे प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जरा आप समझिए। देखिए, ग्लूकोज आया, ठीक है भाई, तुम आ गए। अब आपको ये पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन से निर्मित एक पदार्थ होता है। 6 कार्बन से, ठीक है भैया, 6 कार्बन से निर्मित एक पदार्थ होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में ही, इस 6 कार्बन रूपी ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है इस साइटोप्लाज्म में। टूट जाओ तुम। ठीक है, ये देखो टूट गया, टूट गया। अब आपको ये पता है कि जब कार्बन के बीच की बॉन्डिंग टूटती है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपको एक बात समझाऊं, जैसे मान लो दो लोगों में बहुत मित्रता है, ठीक है, और उनकी बॉन्डिंग अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, तो समझ रहे हो, तो एक ऐसी एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, जो मिल गए तो तुमको बहुत पीटेंगे वो लोग। ठीक है, तो बॉन्ड को जब तोड़ा जाता है ना, तो वहां से एनर्जी निकलती है। और मान लो दो लोग बिछड़ गए हैं बेचारे, और तुम उनको मिला दोगे, तो उनके अंदर एनर्जी इतनी नहीं निकलेगी, वो लोग गुस्साएंगे नहीं, बहुत प्रेम से जाके मिलेंगे। तो आप यहाँ पे समझो कि देखो, ये बेचारे मिले थे, और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? इनको अलग कर दिया गया। अब ये गुस्सा जाएंगे, और गुस्साएंगे तो यहाँ से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि साइटोप्लाज्म में ही कुछ एटीपी, कुछ एनर्जी तो बनती है। लेकिन क्या ये कार्बन पूरी तरीके से बॉन्डिंगलेस हुआ? क्या इन कार्बन के सारे बॉन्ड को हमने तोड़ा? नहीं तोड़ा। अब ये देखो, 3-3 कार्बन की बॉन्डिंग हमारे पास बची है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको एक फैक्ट्री में डालेंगे, जो इनके बीच की बॉन्डिंग को पूरी तरीके से ब्रेक कर देगी। और जब पूरी तरीके से कार्बन के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो वहां से एनर्जी निकलेगी, और बस उसी एटीपी का यूज जो है सेल क्या करेगा? अपने ऑर्गेनेलीज को देगा, सारे फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया तुम सभी कार्बन लोग चले आओ इस फैक्ट्री में। और उस फैक्ट्री का नाम क्या है? उस फैक्ट्री का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उस फैक्ट्री का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 कार्बन और 3 कार्बन से निर्मित पदार्थ जो है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया रूपी इंडस्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया रूपी इस फैक्ट्री में चला आएगा। ठीक है, चला आया। अब इसके अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होती है। और यह क्रेब्स साइकिल ऐसी होती है जो क्या करती है? इन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग को पूरी तरीके से तोड़ती है, एक एक बॉन्ड को तोड़ ताड़ हटा देगी। और जब सारे बॉन्डों को तोड़ती है, तो यहां से एटीपी रिलीज होती है। जब सारे बॉन्डों को तोड़ती है, तो एटीपी रिलीज होती है। अब देखो, ये कार्बन बेचारे इसके अंदर गए, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इनको बुलाए तुम इधर आओ, ये सारे कार्बन इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलेगी, और इस क्रेब्स साइकिल में 2 पदार्थ रिलीज होंगे, एक NADH, दूसरा FADH। NADH से क्या होता है कि 3 एटीपी रिलीज होती है, और FADH से जो होता है वो 2 एटीपी रिलीज होती है। अरे क्यों एटीपी की क्या रिलीज हो रही है? क्योंकि कार्बन को तोड़ा जा रहा है। तो क्रेब्स साइकिल में तो इनको तोड़ा जाता है, लेकिन ये जो 2 पदार्थ होते हैं NADH और FADH, यहाँ से सिर्फ आपको 5 एटीपी ही मिलती है। लेकिन पूरी तरीके से इनको ब्रेक करने के लिए ये पदार्थ जो है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर यहाँ पे जाते हैं, और तब इनको जो है पूरी तरीके से यह माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है। और जब पूरी तरीके से कार्बन के बीच में बॉन्डिंग को ब्रेक किया जाता है, तो यहां से मैक्सिमम एटीपी निकलती है। ठीक है, मैक्सिमम एटीपी निकलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है?
पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में। यह काम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही होता है। ठीक है, ये क्या करती है, एटीपी को रिलीज करती है। अब ये जो एटीपी इसके पास आ गया, ये जो इसके पास एक ऊर्जा आ गई है, यह एटीपी जो है बाकी के सारे ऑर्गेनल्स को जिनको भी जरूरत होगी, जिनको भी सेल ऑर्गेनली को एटीपी की जरूरत है, यह एटीपी को सबको दे देगा। भैया तुम लोग मौज करो, बात समझ में आ रही है? तो सारी एटीपी जो है, कुछ एटीपी तो उस साइटोप्लाज्म में बनी, लेकिन पूरी तरीके से जो एटीपी, सबसे ज्यादा जो एटीपी का निर्माण होता है वह इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहां से जो है एटीपी रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है इसके बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इतनी बात जो है आप इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए अब हम लोग एक दूसरे सेल ऑर्गेनेली की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको पहले ही समझाया कि आज हम लोग दो ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने समझ लिया, अब दूसरी जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है, जो दूसरा कोशिकांग है, सेल में पाया जाने वाला कोशिका का अंग है, वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो यहाँ पे लिखा है, यह इस लाइसोसोम के बारे में हम लोग समझेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है और इसका फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में देखो भाई, लाइसोसोम की जो खोज है, इसको खोज करने का श्रेय जो है क्रिस्टियन डी डूवे को जाता है। ठीक है, या फिर आपके एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा रहता है डी डूवे, डी डूवे, ये लगाओ, बड़ा बड़ा वो लगाओ। ठीक है, डी डूवे। तो डी डूवे को जो है इस लाइसोसोम की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात आप इसमें क्या याद रखोगे, यह सिंगल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डबल मेम्ब्रेन थी, लेकिन यह सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब एक ही परत से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी मैं आपको समझ। ठीक है, पहले आप इस बात को समझ गए, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में। तो देखिए भैया, यहाँ पे एक चीज हमने आपको नहीं बताया, मैं भूल गया, अभी मुझे याद आया कि देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। जिस प्रकार सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं, उसी प्रकार इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं या फिर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो आप बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम, और ये 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन यह यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। तो अगर आपसे राइबोसोम के बारे में पूछता है तो आप क्या बोलोगे, 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए अब फिर आते हैं उसी, ये देखिए। तो भैया आप जरा यहाँ पे देखो, ये जो लाइसोसोम है, यह लाइसोसोम जो है इसकी खोज डी डूवे ने किया था। दूसरी बात, यह सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसमें एक ही परत से ये निर्मित होता है। अच्छा, और क्या आप जानोगे, अरे भैया इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं वो बात अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इसको देखो कि कैसे बन गया एक्चुअली। देखो, ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा है ना, बताओ। ठीक है, अब जब इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा है तो न्यूक्लियस भी तो होता है। बताओ भैया, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस होता है क्या? सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही है। ये देखो न्यूक्लियस हो गया। और आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, और डबल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है कि इनके बीच में देखो गैप है, मटेरियल जो पदार्थ है उनको आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, तो इस गैप को हम लोग क्या नाम दिए थे, न्यूक्लियर पोल। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसी से सटा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको नाम दिया जाता है ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आपको समझाना है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, और इसी से एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हो? इसी से रिलेटेड कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को
इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, गोल्गी बॉडी। और इसी गोल्गी बॉडी से निर्मित होता है क्या, समझ रहे हो, इसी गोल्गी बॉडी से क्या निर्मित होता है, लाइसोसोम निर्मित हो गया। आप लाइसोसोम समझ गए ना कैसे बना है, इस लाइसोसोम से ही, इस गाल्जी बॉडी से ही इस लाइसोसोम का निर्माण हुआ है। अरे जरा देखो इस फिगर में, इस फिगर में जरा देखो, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। दो प्रकार के ईआर होते हैं, स्मूथ और रफ। वो बातें अलग है, आगे आपको मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप इतना समझो। देखो इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने नहीं बना रखा इस फिगर में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, गाल्जी बॉडी। ये है गाल्जी बॉडी आपकी, देखो ये गाल्जी बॉडी है। अब इसी गाल्जी बॉडी से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर जो इसी से निर्मित होता है, और वो होता है, वो क्या होता है आपका, लाइसोसोम। तो इसी लाइसोसोम के बारे में एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाओ इसके, इस स्ट्रक्चर। अब देखो इस लाइसोसोम का क्या काम है, पूरी सेल में इस लाइसोसोम का क्या काम है, इसको जरा देखो भैया। इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, एक रफ, दूसरा स्मूथ। रफ से जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जबकि स्मूथ वाला जो होता है उससे लिपिड्स का। ठीक है, तो ये यहाँ से आते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाए, यहाँ से प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी, और यहाँ से जो है वो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे देखो यह इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक फैक्ट्री है जो एक शर्ट को बना के या फिर किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को बना के देख रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से उसको कंप्लीट नहीं कर रही है, पूरी तरीके से उसको वह कंप्लीट नहीं कर रही है, उसमें कुछ काम छोड़ दे रही है। ठीक है, जैसे देखो मैंने कैप पहन रखा है, इस कैप को उसने पूरा बना के दिया, लेकिन इसके पीछे जो ये इस कैप को कसने के लिए लगा है, इसको बस नहीं लगा रही है। इस चीज को लगाने के लिए ये किसी दूसरी कंपनी में इसको ट्रांसफर करती है। उसी तरीके से जो यहाँ से प्रोटीन बना है, लिपिड बना है, ये चीज यहाँ पे आती है। ठीक है, और यहाँ से लिपिड जो बना है वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये जो आप गाल्जी ऑपरेटर्स को देख रहे हो, गाल्जी बॉडी देख रहे हो, यह क्या करता है, इसमें जो काम अधूरा बचा है उस काम को पूरा कर दिया गाल्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटीन निर्मित है, यहाँ से लिपिड निर्मित है, और इस प्रोटीन को ये ग्लाइकोप्रोटीन और इस लिपिड को ये ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वैक्यूल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, और यही क्या कहलाता है, लाइसोसोम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई, ये हो गया आपका लाइसोसोम। अब आप जरा इसके फंक्शन को समझो कि इसका काम क्या है, इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला गया। ठीक है, देखिए पहला फंक्शन आप इसका ये समझोगे कि लाइसोसोम जो होता है यह एक ऐसा एसिडिक मीडियम को लेकर बैठा रहता है कि अगर कोई इसके अंदर आ जाए तो मर जाएगा, कोई भी इसके अंदर आ जाएगा तो मर जाएगा। जैसे देखो, जैसे मान लो कि आरबीसीज ने क्या किया है कि एक बैक्टीरिया को पकड़ के रखा, ये देखो एक बैक्टीरिया हो गई, इसको आरबीसी आई और इसको इसने ये आरबीसी ने पकड़ लिया। अब आपको पता है कि इस आरबीसी के अंदर ये लाइसोसोम भी है, इस आरबीसी के अंदर ये लाइसोसोम भी है। अब क्या होगा कि इन दोनों में फ्यूजन होगा, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे ना, तो लाइसोसोम बेचारा एक तरीके का ऐसा खलनायक रूपी आदमी है कि मिला तो खींच दिया फिर गए तुम। ठीक है, तो इस लाइसोसोम से क्या होगा, इनका मिलन होगा, फ्यूजन होगा, और इनको। ठीक है, तो मतलब किसी भी अनवांटेड मटेरियल को अगर सेल खत्म करना चाहता है तो लाइसोसोम को इन्फॉर्म करेगा, वो लाइसोसोम तुरंत उसको। जैसे मान लो कोई भी सेल, कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल या फिर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी है उस सेल के अंदर आया, अब सेल देखा अरे तुम कहां से आ गए, तो वो नहीं जाएगा मारने, वो क्या करेगा, लाइसोसोम को बोलेगा लाइसोसोम खत्म करो इसको, बस लाइसोसोम गया और पकड़ के जहां चिपका वो खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको। तो लाइसोसोम क्या करता है, इन सभी चीजों को मारने का काम। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो कि यह एक सेल है, अब इस सेल के अंदर लाइसोसोम्स है, और यह सेल जो है अब पूरी तरीके से काम करने में असफल है, क्योंकि सेल भी बॉर्न होती हैं, सेल भी जो है वो यंग होती हैं, और फिर सेल भी जो है वो ओल्ड होती हैं, बूढ़ी होती हैं, और फिर सेल मरना चाहती है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये सेल बूढ़ी हो चुकी है और काम नहीं कर पा रही है टोटली, तो अगर ये सेल इस लाइसोसोम को बोली कि भैया लाइसोसोम मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तुम ले जाओ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे ले चलो, तो ये लाइसोसोम अंदर जो बैठा है ना,
इसमें जो 2, 4, 10, 20 जो भी लाइसोसोम्स रहेंगे, ये सारे लाइसोसोम्स ब्लास्ट कर जाएंगे, सारे लाइसोसोम्स ब्लास्ट कर देंगे। ये अपने बॉस के प्रति इतने वफादार होते हैं कि अगर बॉस बोल दिया तो सोचो ये अपने आप को ही सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा आप अब देखो, हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, अब हमारा भी कोई बॉस है, अब हमको बोल दे कि भैया आप ही ब्लास्ट करो, आपकी ज़रूरत है, तो ना कहीं पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये लाइसोसोम देखो अपने इस बॉस के प्रति इतना वफादार है कि सेल के अंदर जो भी लाइसोसोम बेचारे प्रेजेंट हैं, इस सेल को खत्म करने के लिए ये सारे लाइसोसोम बेचारे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? अब जब ये ब्लास्ट होते हैं तो ये पूरी तरीके से सेल भी क्या होती है, खत्म हो, पूरी तरीके से सेल भी जो है वो, बस इतना सा जो है इस लाइसोसोम का किसी भी कोशिका में काम होता है, बस इतना ही सही काम होता है भैया, इससे ज्यादा इसका कुछ भी काम नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आपको? ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में अब बस इतना सा आप याद रखना कि इसको क्रिस्टिन डी डुवे ने क्या किया था, खोज निकाला था। यह सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक है, अच्छा इसका एक काम मैं आपको और बताऊं, इसका एक काम और होता है, जैसे मान लो सेल है, इस सेल के अंदर माइट्रोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो भी है, जो भी सेल ऑर्गेनेली है, अगर ये काम करने में विफल है, अगर ये काम करने में विफल है तो सेल कहेगा लाइसोसोम कहाँ हो तुम, लाइसोसोम तुम किधर हो, लाइसोसोम कहेगा हाँ बॉस मैं इधर ही हूँ, कहेगा देखो जरा ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको जरा फ्यूज। तो बस इस माइट्रोकांड्रिया को जैसे ही बॉस का आदेश मिला, ये तुरंत क्या करेगा, ले भी देगा। ठीक है, तो ये 3 काम होते हैं पर्टिकुलर लाइसोसोम के किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका, बस। ठीक है, इतनी बात को आप जो है याद रखना। ठीक है, देखो किसी चीज को रट लेना, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे डेटा को रट लोगे, वो कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ गए, अगर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ गया, तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो जल्दी नहीं भूलता, जबकि जो डेटा बेसिस चीजें होती हैं, आप उसको आज रटोगे वो कल भूल जाए। ठीक है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में डीप समझाने की कोशिश की। आप सभी में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना डीप जाने की क्या जरूरत, डीप जाने की ये जरूरत है कि हमको उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आएगा, और अगर कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया तो वो चीजें जल्दी भूलती नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज के दिन का ये माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो आप अपने दोस्त यार जो भी भाई बंधु हैं आपके, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए, और वो भी यहाँ से जनरल साइंस में बायोलॉजी की क्लासेस को हमारे द्वारा पढ़ें और सीखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।